7 दिन हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका कोई मंत्री, भले वो रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई भी पिछले 7 दिन पुंछ आतंकी हमले पर एक शब्द इनमें से किसी के मुंह से नहीं निकला। यह खामोशी बहुत कुछ बताती है। यह खामोशी बताती है कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। यह खामोशी यह भी बताती है कि पिछले 8-9 साल से बार बार हमें और आपको ये बोला जाता है कि आतंकी हमले नहीं होते अब मोदी जी के आने के बाद। दरअसल सच्चाई ये है कि आतंकी हमले ना केवल हो रहे हैं, हमारे सैन्य ठिकानों पर हो रहे हैं, हमारे जवानों पर हो रहे हैं। हाँ, फर्क बस इतना है कि आतंकी हमलों पर चर्चा होनी बंद। लगाम आतंकी हमलों पर नहीं लगी, लगाम लगी है आपकी और मेरी जुबान पर, लगाम लगी है चर्चा पर, लगाम लगी है कि इस पर कोई बातचीत न हो, सरकार को कोई कटघरे में मत खड़ा करे, कोई इस पर डिबेट्स नहीं हो प्राइम टाइम पे। ये एक फर्क जरूर हमने पिछले 8-9 सालों में देखा है। हवलदार मनदीप सिंह, लांस नायक कुलवंत सिंह, लांस नायक देबाशीष, सिपाही हरकिशन सिंह, सिपाही सेवक सिंह, इन सब का बलिदान 7 दिन पहले हाटा धुरियान जंगल क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पड़ता है, वहां आतंकियों ने घात लगाकर हमला बोला और जो बुलेट्स इस्तेमाल की गई वो बुलेट्स ऐसी हैं जो स्टील की बनी हुई हैं और वो ट्रक की बॉडी पर एकदम उसको भेद देती हैं, उसके अंदर चली जाती है। कल जैश ए मोहम्मद के प्रतिबंधित आतंकवादी समूह पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने सेना के ट्रक पर जो हमला हुआ उसकी बॉडी कैमरा द्वारा जो शूटिंग की गई थी वो तस्वीर सोशल मीडिया पर कल जारी की गई। पीएएफएफ के प्रवक्ता तनवीर अहमद राठेर ने वायरल तस्वीरों के साथ एक टेक्स्ट भी लिखा जिसमें दावा किया कि ट्रक के चालक को गोलियों की पहले राउंड्स में ही खत्म कर दिया था, मार दिया गया था। अगस्त 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद नेटो द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अत्याधुनिक पेनिट्रेटिव एंड रिकोशेटिंग स्टील कोर गोलियां ये तालिबान से लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के पास पहुंची। ये विश्व स्तरीय रिपोर्ट्स हैं इसके विषय में कि कैसे बख्तरबंद हाल को ये भेद देती हैं और ये गोलियां अफगानिस्तान युद्ध के दौरान नेटो ने इस्तेमाल की थी। अफगानिस्तान युद्ध खत्म हुआ, तालिबान अब अफगानिस्तान पे काबिज है और ये हथियार जो उस वक्त वहां इस्तेमाल होते थे अब वो इस तरह के संगठनों के पास आ गए। बड़ी गंभीर रिपोर्ट है ये। एक स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान सिगार की नवीनतम रिपोर्ट 28 फरवरी को आई थी जिसमें वो कहते हैं कि तालिबान अपने राजस्व प्रवाह को बढ़ाने के लिए पकड़े गए हथियारों और उपकरणों के एक हिस्से को बेच सकता है और वो अब आपको सामने दिख रहा है कि कैसे वो सामान बिक रहा है, हथियार बिक रहे हैं, बुलेट्स बिक रही हैं और वो कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, हमारे जवानों के खिलाफ, हमारे सैन्य ठिकानों के खिलाफ लगातार उपयोग में लाई जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अमेरिका निर्मित पिस्तौल, राइफल, ग्रेनेड, दूरबीन, नाइट विजन गॉगल्स सहित अमेरिका निर्मित उपकरण अफगान बंदूक गन डीलर्स के पास पहुंच चुके हैं और वहां से वो बिक रहे हैं ऐसे आतंकी संगठनों के पास। अब इसमें हमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि जो हमारी पिछली विदेश नीतियां थी उसमें जो रुख था तालिबान के प्रति वो रुख मोदी सरकार ने बदला है और तालिबान के साथ न केवल बातचीत शुरू की है, 2023 के बजट में अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए की सहायता की भी घोषणा की है। दिसंबर 2022 में काबुल में भारतीय तकनीकी टीम के सदस्यों
ने तालिबान के मंत्रियों के साथ चर्चा भी की और भारत के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां उनको वापस से कैसे रिवाइव किया जाए, उनको फिर से नवीनीकरण कैसे किया जाए उसका आह्वान भी किया। और न्यू काबुल टाउन में निवेश को भी आमंत्रित किया जा रहा है, वीजा मुद्दे और छात्रवृत्ति को भी इन्होंने उस बैठक में उठाया था भारत सरकार ने। तो लगातार जो आतंकी हमले हुए हैं, जनवरी 2023 बम धमाकों की 2 अलग अलग घटनाओं में घंगरी गांव में आतंकी हमलों में 6 लोगों की मौत हुई थी। यह बमों की योजना कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के प्रयास के लिए बनाई गई थी। अगस्त 2022 दरहल इलाके के परगल गांव में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 4 जवान तो शहीद हुए थे और 2 अन्य घायल हुए। इसमें भी यही कवच भेदी गोलियों का उपयोग किया गया। अक्टूबर 2021 में 3 सप्ताह से अधिक समय तक जारी एक तलाशी अभियान के दौरान वन क्षेत्र में 4 दिनों के भीतर आतंकियों के साथ 2 बड़ी मुठभेड़ों में 9 सैनिक शहीद हुए थे। अगस्त 2021 में राजौरी में एक घर पर ग्रेनेड हमला हुआ, एक नाबालिग लड़के की मौत हुई और अन्य कई घायल हुए। तो लगातार हम आपको बताते रहे कि कैसे आतंकी हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, सैन्य ठिकानों पर बढ़ रहे हैं, आम नागरिकों पर बढ़ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है वो आपके सामने रोज हम हर दूसरे दिन साझा करते ही। पुंछ आतंकी हमले पर मोदी सरकार चुप क्यों है? एक तरफ तो सरकार चुप है, दूसरी तरफ कपड़े बदल बदल कर, भेष बदल बदल कर फूहड़ मजाक करते हुए प्रधानमंत्री सुनाई देते हैं। एक तथाकथित चैनल में एक तथाकथित पत्रकार के वहां एक तथाकथित प्रधानमंत्री जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं, देखकर लगता नहीं है कि वो नेता है। सीआरपीएफ कैंप, आर्मी कैंप, वायुसेना स्टेशन, सैन्य स्टेशन पे लगातार पुलवामा, पंपोर, पुरी, पठानकोट, गुरदासपुर, अमरनाथ यात्रा, सुंजवान सेना शिविर, सैकड़ों जाने हम लोगों ने गंवाई हैं पिछले 8 साल में, और प्रधानमंत्री चुप। कोई इन 5 जवानों की अंत्येष्टि पर आपको मंत्री नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि देश में चुनाव, बड़े स्तर पे लोकसभा चुनाव नहीं है, इसलिए। यह देखते हुए कि पुंछ का तालिबान से सीधा सीधा संबंध है, क्या मोदी सरकार के लिए तालिबान के साथ अपनी कूटनीतिक पहल और जुड़ाव करना उचित है? क्या ये सही है कि अभी ये कूटनीतिक संबंध हमारे देश के तालिबान के साथ बने? क्या ये सवाल तालिबान से उठाए जाएंगे? क्या यह सच नहीं है कि मोदी सरकार ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर में 1249 आतंकी हमले हुए, जिसमें 350 नागरिक मारे गए और 569 जवान शहीद हुए हैं। 1249 terror attacks in just Jammu and Kashmir alone, in which 350 civilians lost their lives and 569 jawans were murdered. This is the story of the no nonsense, no tolerance towards terror policy of Mr. Narendra Modi. ये कहानी, ये दास्तान इस सरकार की आतंक विरोधी नीतियों की है, तथाकथित आतंक विरोधी नीति। लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। दुनिया ने कई बार पहले देखा है हमारी सेना की पराक्रम। वो 1967 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, 99 का कारगिल युद्ध हो, जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो हमारे जवान किसी के सामने घुटने नहीं टेकते, आगे वाले को घुटने टेकने। लेकिन पीठ पीछे हमला हो, इंटेलिजेंस फेलियर से हमला हो, तो बताइए जवान क्या करेंगे? और इंटेलिजेंस एजेंसीज में कोई कमी नहीं है, एक से एक आला अफसर, एक से एक काबिल अफसर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज में बैठे। लेकिन जब सरकार की प्राथमिकता है कि ये जो आप मेरे सामने बैठे पत्रकारों के मोबाइल में घुसकर इंटेलिजेंस गैदर करनी हो, या हम जैसे लोगों के मोबाइल में घुसकर इंटेलिजेंस गैदर करनी हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्राथमिकता राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस्तेमाल करने की है, ना कि आतंकियों के खिलाफ। कुछ महीनों के अंतराल के बाद बार बार ये घटना होती है, लेकिन एक अजीब सी सन्नाटेदार चुप्पी सरकार की यहां से सुनाई देती है। वो
उल्टा ये होता है कि इस देश की आदत, हम लोग जो बचपन से किताबें पढ़ते थे उसमें एक नारा सुना था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज जो हमारे तथाकथित नेता बने हुए हैं बोले तुम चुप रहो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, मैं तुम्हें गवर्नर ही दूंगा। और जो जिसको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे आज वो बोल रहा है, उसकी भी बातों का आप जवाब नहीं दे पा रहे। तो हम अपने सवाल पूछ चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री हम सबकी जासूसी छोड़कर सुरक्षा बलों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की बजाय आतंकियों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और चुप्पी तोड़ेंगे। पुंछ पर चुप्पी तोड़ेंगे, पुलवामा पर सत्यपाल मलिक जी द्वारा कुछ खुलासे किए गए हैं उस पर भी चुप्पी तोड़ेंगे। आपके सब आप लोगों की क्या सवाल है जिसका क्या जानना चाहते हैं जवाब सरकार से? बहुत सीधे सीधे सवाल है कि क्या तालिबान से आपकी जो कूटनीतिक पहल आपकी सरकार ने शुरू की है, क्या ऐसे हमले जिसमें सीधे सीधे तालिबान से उसका लिंक दिखता है, ऐसा आपको लगता है कि आज भी वो कूटनीतिक पहल होनी चाहिए भारत की तरफ से तालिबान के साथ? नंबर 2, आप इस तरह के आतंकी हमलों पर चुप्पी क्यों काट लेते हैं? आप चुप क्यों हो जाते हैं? आपको क्या लगता है कि आतंकी हमलों पर चर्चा नहीं होने से क्या आतंकी हमले बंद हो रहे हैं? चर्चा होनी चाहिए। सरकार पर दबाव तभी पड़ता है जब मीडिया और विपक्ष इस पर चर्चा करता है, इसलिए हम बार बार इस पर चर्चा करते हैं और करते रहेंगे। दबाव सरकार पर डालते रहेंगे, सवाल सरकार से पूछते रहेंगे, उनकी चुप्पी तोड़ने पर उनको मजबूर करेंगे। नहीं, मैंने आपको बताया कि दिसंबर 2017 में ये जो कवच भेदी गोलियां हैं, जैश ए मोहम्मद ने लेथापुरा में सीआरपीएफ शिविर पर जब पहला ये हमला, आत्मघाती हमला हुआ था, तब ये पहली बार ये कवच भेदी गोलियों का इस्तेमाल हुआ था। फिर जून 2019 में अनंतनाग में हुआ, 3 अप्रैल 2019 में सांबा में हुआ, 24 दिसंबर 2022 में सेना ने जब उरी सेक्टर में चीनी पिस्तौलें और 9 चीन निर्मित हथगोले बरामद किए तो वहां भी ये बरामद हुए। मेरी प्रेस रिलीज में ये तमाम तारीख हैं और तमाम उदाहरण हैं। नक्सली हमले उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कई जवान वहां भी शहीद हुए। बिल्कुल हुए, और जिस तरह से ये कायराना हमला हुआ है वहां, ऐसे कई हमले टाले गए सही वक्त पर सूचना मिलने के पश्चात, और वहां की जो हमारी सरकार है, संवेदनशील सरकार है, तुरंत जांच का आदेश दे दिया गया है और जो जांच की रिपोर्ट आएगी आपसे जरूर साझा की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। We are definitely questioning the government's changed foreign policy, especially in the light of evidence that these terror attacks have a direct link with weapons which were used by the Taliban, which are perhaps being sold by the Taliban or sourced by these various terror organizations from the Taliban. In the light of these findings, there is a need to rethink जी। हाँ हाँ, सर आप लोग एक अभी कांग्रेस ने ट्वीट भी किया है, प्रधानमंत्री के एक किसी कार्यक्रम को लेके, आप कार्यक्रम में दिए वक्तव्य को लेके आप सवाल उठा रहे हैं, क्या सवाल है? वो आत्महत्याओं को लेके बात करें। बड़ा फूहड़ मजाक। प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ा पद होता है। किसी नेता को भी, कोई भी जो सार्वजनिक जीवन में है, उसको भी इस तरह का मजाक शोभा नहीं देता। ये मजाक है ही नहीं, है फूहड़पन। आप प्रधान बन जाएं इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छे इंसान बने। पहले आप अच्छे इंसान होते तो संवेदनशीलता होती। आप राजनीतिज्ञ हो सकते, वोट बटोरने की मशीन हो सकते, आप सस्ता मनोरंजन देने वाले एक व्यक्ति भी हो सकते, लेकिन आप जन नेता बिल्कुल नहीं। क्योंकि जन नेता के मन में एक दिल होता है, वो दिल धड़कता है, लोगों के लिए धड़कता है, आपके भीतर एक संवेदनशीलता होती है,
15, 16, 17, 18 साल के बच्चों की सुसाइड आपको मजाक लगती है? आप आंकड़े देख रहे हो एनसीआरबी के, 34 से 35% जो आत्महत्याएं हुई हैं पिछले 2-3 सालों में, वो नौजवानों की हैं, टीनेजर्स की हैं। शर्म आनी चाहिए। देश के आप प्रधान हो और इस तरह से फुहड़ता करते हो, इतना हल्का मजाक करते हो, और जो हंस रहे थे उन पर भी बड़ा ग्लानि होती है हमें, पता नहीं किस मजबूरी में हंस रहे थे। ठीक है, एक तथाकथित पत्रकार है, अपने आप को स्वघोषित पत्रकार है, उसके आप प्रोग्राम में जाते हो, पुंछ पे आप बोलते नहीं हो, देश में महंगाई पे आप बोलोगे नहीं, इतनी इतनी समस्याओं से देश जूझ रहा है उस पे आप बोलोगे नहीं, अदानी पे आप बोलोगे नहीं, चीन पे आप बोलोगे नहीं, और ऐसे हल्के मजाक करोगे जाकर वहां, और फिर अपने आप को आप नेता मानते हो। का मामला था सूरत के हाईकोर्ट में, वहाँ पे जिस जज के बेंच में ये गीता गोपी है, उनके बेंच में ये मामला गया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को थोड़ी देर सुनवाई करने के बाद अपने आप को इस केस से अलग कर दिया। क्या वजह मानते हैं, क्यों उन्होंने अलग किया होगा अपने आप को इस केस से? इस पे मैं कोई सोच विचार करके कुछ गैस करूं, कुछ इमेजिन करूं, कुछ कल्पना करूं, वो अच्छा नहीं है। यह सवाल का जवाब तो आपको वही दे सकते हैं जो मैं बीच में बोलूं। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, देश की न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, इस पे मैं कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। We have commented on this in the past. We will definitely continue to comment on it in the future also. Let all the details come out. थैंक यू। आज माफी चाहता हूँ टिक टैक से, सीधा हाँ पूछ लो। माइक दो ना इन्हें यार। आपने जो कहा है तालिबान का जो जिक्र किया है, इसका लिंक जोड़ा है तालिबान के साथ, जो अब संबंध है और जिस तरीके से वहाँ पर योजनाएं चल रही है, सरकार सपोर्ट कर रही है, ये विदेश नीति से संबंधित मामला है, बहुत संवेदनशील है। तो क्या आप चाहते हैं कि तालिबान से कोई वार्ता ना हो? आपसे हम सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, बहुत प्रासंगिक सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि लगातार उदाहरण आपके सामने मिल रहे हैं कि जो हथियार तालिबान की मार्फत या तो बिक रहे हैं या बट रहे हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन वो उपयोग में भारत के जवानों के खिलाफ भारत के क्षेत्रफल में आकर इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे में तालिबान से आप न केवल बातचीत की पहल करना, अपने बजट में 200 करोड़ आवंटित करना, क्या ये सही है, क्या ये उचित है? ये सवाल विपक्ष की हैसियत से हम पूछना चाहते हैं। जवाब दीजिए कि आप तालिबान के सामने क्या यह मुद्दा उठाते हैं कि साहब ये जो कवच भेदी गोलियां हैं या अन्य हथियार हैं जो वहां से आ रहे हैं, सरेआम आते हुए दिख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है कि कैसे ये हथियार वहां से निकल कर आ रहे हैं और अलग अलग आतंकी समूहों के हाथों में जा रहे हैं। ऐसे में हमारे जवानों की सुरक्षा, हमारे देश में जो टारगेटेड किलिंग्स जम्मू और कश्मीर में होती हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये सवाल बहुत प्रासंगिक है कि क्या आपने जो विदेश नीति में परिवर्तन किया है, क्या इसका यह सही समय है, या इसके जो पैरामीटर्स हैं, जो फ्रेमवर्क है, जो दायरा है इस संबंध के, जो आपने पहल की है, क्या वो दायरा ठीक है? मेरा सब पहुंच इधर माइक मेरे पास रख। मेरे पास 2 माइक है। फिर सवाल मेरा ये है कि आपके सहयोगी दल जो आरजेडी है बिहार में, उनके एक नेता है भाई वीरेंद्र, उन्होंने पुंछ हमले को लेकर कहा है कि एक साजिश है, ये पुलवामा हमले की तरह एक साजिश है केंद्र सरकार की, जो चुनाव को देखते हुए कहीं इस पे इस तरह मैं ऐसी कोई टिप्पणी का ना समर्थन करूंगा, ना ऐसी कोई टिप्पणी करूंगा। जो हमारे सवाल हैं पुलवामा पर, गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने जो सवाल उठाए हैं या जो खुलासे किए हैं, उन पर है हमारे सवाल
ये RDX कैसे 10 दिन तक वहां घूमता रहा, ये राज्यपाल जी ने ही खुद पूछा। क्यों नहीं विमान मुहैया कराए गए? 5 विमानों की आवश्यकता थी, क्यों नहीं वो विमान मुहैया कराए गए? DSP देवेंद्र सिंह पे कुछ हमारे सवाल हैं। हमारे जो सवाल हैं वो इससे भिन्न हैं, और वही सवाल इस देश के हर नागरिक के मन में भी हैं, और जो 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए थे उनके परिवारजन भी यह सवाल बार बार अब पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री को चाहिए, 100वां एपिसोड हो गया शायद मन की बात का, इस पर भी टिप्पणी करनी चाहिए, इस पर भी बात करनी चाहिए। ये गंभीर विषय। यस, कौन सा? माइक किसके पास? मेरे पास। Sir, 18th round of talks, the commander level talks between India and China has failed once again on Sunday, and over the Chinese inclusions. So, do you think the SUV taxi will take place in India in the coming days, and when the Chinese ministers are also coming? So, do you like to comment on this? Yeah, we would love to comment on it because we owe it to the country to comment on it and question the government. Our problem is, how do you corner a country after giving it a clean chit? When the Prime Minister of a country, of our country, gives a clean chit to the enemy nation, then you can't expect to corner them diplomatically. Because publicly you are trying to save your own face. And in doing so, you are protecting the enemy instead of protecting your own territory or your own interests. So I don't expect to achieve much during any talks at the level of ministers in Delhi, because the head of the government has given a clean chit to China, full stop. सर सबके पास माइक है। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास को लेकर जो रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, उस पर विवाद है। आपके नेता अजय माकन लगातार हमले कर रहे हैं। पार्टी की अधिकृत राय क्या है इस पर? क्या कहना चाहिए? अजय माकन जी ने बिल्कुल ठीक बात कही। आप अपने आप को आम आदमी कहते हैं, अब तो खैर कोई मानता भी नहीं कि आप आम आदमी। कोविड के दौरान जब त्राही मच रही थी दिल्ली में, सांस लेने पर दिक्कत थी, ऑक्सीजन की कमी थी, तब आप साहब क्या कर रहे थे? 45 करोड़ रुपए का खर्च अपने घर को ठीक करवाने में, दुरुस्त कराने में, स्विमिंग पूल बनवाने में, लाखों करोड़ों के पर्दे लगवाने में, टाइल्स लगवाने में, ये होती है आम आदमी की सरकार। ये चौंकाने वाला तथ्य है। आप में से कुछ लोग हैरान होंगे, हम में से कुछ लोग हैरान नहीं है, क्योंकि हम असलियत जानते थे। लेकिन फिर भी असलियत जानते हुए भी हम हैरान। कैसी ये आम आदमी की सरकार है जो ढोल नगाड़े पीटती थी अपनी ईमानदारी की, अपनी सादगी की। अजय माकन जी ने शायद उदाहरण दिया उस दिन, कल मैं देख रहा था कि जो इन्होंने एफिडेविट साइन किया था उसमें बिंदु नंबर 7 था कि सरकारी घर में नहीं रहूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, लाल बत्ती नहीं चलाऊंगा। देख रहे हैं आप कितनी लंबी सुरक्षा है? देख रहे हैं आप में से कोई, आप तो छोड़िए, कोई एमएलए घुस के दिखा दे मुख्यमंत्री के आवास पर। और यहां जहां हम बैठे हैं, यहां से कुछ मीटर दूर जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आवास है, अब यहां शीला दीक्षित जी का आवास था। 15 साल लगातार सोमवार से रविवार सुबह 2-3 घंटे तो आम नागरिक कोई भी बिना अपॉइंटमेंट के, गेट खुले होते थे, जाके मिल सकता था। एमएलए जब चाहे तब आ सकते थे, राजनीतिक कार्यकर्ता जब चाहे तब आ सकता था। इस तरह की सुरक्षा नहीं होती थी। शीला दीक्षित जी, उनके तमाम मंत्री, 15 साल तक उनका आप बंगलों के रखरखाव का, रिपेयर का पूरा बजट निकाल के देख लीजिए और तुलना करिए एक मुख्यमंत्री के बंगले पर 45 करोड़ का खर्च होना। शर्मनाक बात। मुझे ग्लानि होती है ये देखकर कि मैं इस सरकार का हिस्सा रहा हुआ हूं। उस सरकार में आज ये स्थिति है कि सरेआम एक तरह से अपने वोटर के गाल पर आप लोग तमाचा मारे, उससे कम कुछ नहीं। सर a 15th century medieval monument has been razed down to build Delhi Jal Board CEO's mansion. A notice has also been served for this. What is your reaction to that?
in Delhi? I'm really unaware of the details. Let me first understand this. I don't want to make any irresponsible comments. So let me please go through this. I promise you I will make a comment. सर, आपके जवाब ने हमारा सवाल भटका दिया। आपकी पार्टी में लोग गुड कॉप बैड कॉप प्ले कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। खरगे साहब फोन करते हैं, आप ये कहते हैं, तो क्या 2024 में आप आम आदमी पार्टी के साथ इतनी धूर्त है तो खड़े नजर नहीं आएंगे? मेरा ये सवाल आपके जवाब पर था। और दूसरा सर, ऑपरेशन कावेरी पर आपकी क्या राय है वो बता दें। खड़गे साहब ने आम आदमी पार्टी को फोन किया, ये एक बहुत स्वस्थ परंपरा है, बहुत अच्छा और सुदृढ़ करने का एक तरीका है आपसी संबंधों को, क्योंकि हमें सबको आपस में संबंध अच्छे रखने चाहिए जिस तरह की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई इस तरह की गलती सामने आए तो उस पर कोई ना बोले। इसमें कोई गुड कॉप बैड कॉप नहीं होता, ये द बोथ कैन कोएग्जिस्ट। पवन जी, मेरा सवाल ऑपरेशन कावेरी पे जो आपने कहा, हमारे नेताओं ने, सिद्धरामैया जी ने जब राजधर्म याद दिलाया जयशंकर जी को, तो बहुत ही एरोगेंटली जयशंकर जी ने उन्हें जवाब दिया। लेकिन सिद्धरामैया जी की सलाह का कोई असर हुआ, यह देखकर हमें अच्छा लगा। पवन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 70 सालों में आपने सिर्फ 7 एम्स बनाए हैं और उन्होंने 9 सालों में आपसे 2 गुना ज्यादा एम्स बना दिए हैं। स्वास्थ्य के मद्देनजर आपका ढुलमुल रवैया रहा है, क्या कमेंट है आपका? 70 साल में सूरज भी तो शायद पहली बार उगा था, 26 मई 2014। उससे पहले तो अंधेरा ही था इस देश में। तो अब क्यों आप बार बार इस तरह के सवाल पूछते हो? रोशनी शुरू हुई 26 मई 2014, उससे पहले कुछ था ही नहीं देश में। मान लेते हैं प्रधानमंत्री खुश हो जाए बस। ना उससे पहले डीआरडीओ था, ना एम्स था, ना आईआईटी थे, ना आईआईएम थे। जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री, ये भी उसी वक्त आया 26 मई को पहली बार शायद इस्तेमाल किया होगा उन्होंने। जिस टीवी पर अपनी राजनीति चमकाते हैं, वो टीवी भी 26 मई की शाम को ही शुरू हुआ। शपथ जब इन्होंने ली, वो पहला कार्यक्रम था टीवी पर। अजीब बातें करते हैं, अब मजाक उड़ाने लगा है इनका। अब जब वो बोलते हैं ना इस तरह से, सब यूं छिप छिप कर, तो उनके मंत्री भी हंसते हैं। और जब अकेले में कहीं एयरपोर्ट के लाउंज में इनके मंत्री मिल जाते हैं तो खुलकर हंसते हैं। पहले बोलते हैं मोबाइल बंद है आपका, बोले हाँ बंद है, फिर हंसना शुरू कर देते हैं। ये तो स्थिति है प्रधानमंत्री। अभी 2 दिन पहले मेरे साथ हुआ, नाम नहीं लूंगा, अब ज्यादा डिटेल्स दूंगा तो बेचारे मंत्री की इंक्वायरी और हो जाएगी, मालूम तो पड़ ही जाएगा कि हवाई अड्डे पे कौन मिला था। तो इनका एक मंत्री मिल गया, हमारा साथी भी था। हाँ, इसलिए कह रहा हूं कि अब वो हमारा साथी नहीं। तो बोले पवन जी मोबाइल ऑफ है। मैंने कहा क्यों? बोले एक बार ऑफ करो। मैंने ऑफ कर दिया। बोले दूसरा मोबाइल भी ऑफ। मैंने दूसरा भी ऑफ कर दिया। फिर उन्होंने अपना मोबाइल ऑफ किया। बोले यार तुम कुछ और बोलो इसके खिलाफ। मैंने कहा किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? मैंने कहा किसके खिलाफ? बोले वही। मैंने कहा किसके लिए कह रहे हो? गृह मंत्री के लिए कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वो तो काली है, सफेद वाली। मैंने कहा नहीं, उनकी भी अब सफेद हो गई। बोले नहीं, दोनों के खिलाफ बोले। मजाक बना दिया उन्होंने, कुछ काम नहीं करने देते। दिन भर 70 साल 10 मिनट तक वो व्यक्ति जितना बोला, हम तो पिछले 10 साल तक भी इतना नहीं बोल पाए। 10 मिनट में पूरा निचोड़ उसने बता दिया कि किस कुंठा से पूरा कैबिनेट ग्रस्त है। और हैरानी की बात है, जब उनकी फ्लाइट का, सब स्पेशल फ्लाइट में जा रहे थे, जब उनके लिए तैयार हो गई उनकी स्पेशल फ्लाइट, तो जाते जाते मुझे बोलते हैं चिंता मत करो, 2024 में बदलने वाला है। ये स्थिति है आज कैबिनेट की। तो उनकी बातों को आप गंभीरता से क्यों लेते हो, जिनकी बातों को उनका अपना मंत्री अब गंभीरता से नहीं लेते? पवन जी इधर। मेरी प्रतिक्रिया क्या थी? मैं तो मुस्कुरा रहा था मंद मंद, सोच रहा था कि मोबाइल ऑन ही रखता तो अच्छा रहता, मोदी जी को भी सुनाई तो देता कि क्या क्या बातें हो रही है उनकी पीठ पीछे। पवन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करते हुए रेवड़ी कल्चर की बात करी है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की झूठी रेवड़ी का पर्दाफाश करने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों में देखिए, हिमाचल राजस्थान के लोग आज भी उनकी गारंटी के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। जो व्यक्ति इस बात पर भी गर्व महसूस कर रहा हो कि
80% हिंदुस्तान को अब वो मुफ्त राशन दे रहा। ये कोई गर्व करने वाली बात है नहीं इस देश के प्रधानमंत्री की, कि इस देश की आर्थिक स्थिति आपने ये कर दी है कि 80% लोग सरकारी सहायता पर निर्भर हो गए हों। वो व्यक्ति रेवड़ी कल्चर पे कुछ बोले तो अच्छा नहीं लगता। जैसा मैंने आपको कहा, प्रधानमंत्री के कैबिनेट के एक बेनामी व्यक्ति के का हवाला देते हुए, अब माननीय श्री नरेंद्र मोदी की बात को उनके अपने लोग भी गंभीरता से नहीं लेते। कुछ लोग यूं करके हंसते हैं, कुछ लोग घर जाकर हंसते हैं, कुछ लोग बाथरूम में जाकर हंसते हैं, लेकिन सब हंस रहे हैं। धन्यवाद। हाँ जी, सवाल ये है, माइक अरे सुनाई दे रहा है क्या? नहीं, वो ये ऑनलाइन को सुनाने के लिए होता है। आप मेरे को तो सुनाई दे रहा होता है। सर, ये सवाल पहला ये है कि आपके जो नेता है कर्नाटक में सिद्धारमैया, उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन की लिमिट हम 50 से बढ़ा के 75% कर देंगे और आबादी के हिसाब से लोगों को देंगे। तो आबादी के हिसाब से तो आपके उसमें है उदयपुर चिंतन शिविर में, लेकिन सीमा कैप बढ़ा करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और दूसरी बात, आनंद मोहन की जो रिहाई हुई उसमें आपके एक नेता है पीएल पुनिया, उन्होंने कहा बहुत गलत हुआ है फैसला, ये एक दलित डीएम की हत्या के आरोपी को। तो इस पर क्या स्टैंड है पार्टी का ऑफिस? जो राहुल गांधी जी ने उस दिन कर्नाटक में एक नारा दिया, एक मांग उठाई, आप 2011 के जो जातिगत जनगणना के आंकड़े हैं वो क्यों नहीं जारी कर रहे? नंबर 1। नंबर 2, 2021 का जो जनगणना है जो अभी तक नहीं शुरू कर पाए हैं आप, उसमें आप जातिगत जनगणना अवश्य करें, ये हमारी मांग है। जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी ही उसको आरक्षण मिले, उसको सुविधाएं मिले, ये हमारी मांग है, ये हमारा स्टैंड है, बड़ा स्पष्ट। आनंद मोहन की रिहाई के विषय में जैसा कि मैंने कहा पहले भी, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन एक बार इसको पूरा हम स्टडी कर लें, रिहाई के आदेश को, नियम कानून को, उसके बाद इस पर जरूर और भी चर्चा करेंगे। आधी आबादी जो है महिलाओं का, तो उसके लिए क्या? प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का एक नारा दिया पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव में। वो नारा लोगों के दिल में भी बस चुका है और कांग्रेस पार्टी उसको एक नीतिगत जामा पहनाने का निर्णय ले चुकी। अब उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो विशेषज्ञों की सलाह के हिसाब से लोगों से चर्चा करने के बाद, संवाद करने के बाद अवश्य उसमें निर्णय भी लिए जाएंगे। लेकिन जो आपने बात उठाई है बिल्कुल सही उठाई। धन्यवाद।